नंबर 24 सम है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर गोल्ड। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा 22 कैरेट गोल्ड कितना प्योर है। 100% प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड। गोल्ड का यूनिट है कैरेट। ठीक है, जैसे हम किसी चीज का यूनिट मान लेते हैं, कोई सॉलिड का यूनिट जैसे होता है ग्राम, केजी, उसी हिसाब से गोल्ड का भी यूनिट है, तो गोल्ड का यूनिट है कैरेट। तो कैरेट के हिसाब से गोल्ड, तो इसका मतलब है 24 कैरेट गोल्ड इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 100%। तो चलिए एक काम करते हैं, 1 कैरेट गोल्ड, इसको डॉट कर दीजिए इस हिसाब से। तो 1 कैरेट गोल्ड हो गया 100/24, जैसा है रहने दीजिए। उसके बाद है 22 कैरेट गोल्ड कितना होगा। तो 22 कैरेट हो गया 100/24 इंटू 22। अब पूरा परसेंटेज कर दीजिए। इसके बाद इसको काटते हैं, इसका आ जाएगा 11, इसका आ जाएगा कितना 12, 4 से कीजिए, इसका 3 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 25। तो 25 इंटू 11 हो गया 275 डिवाइडेड बाई 3%। देख लेते हैं कितना आएगा। 3 से 9, 191, 2/3%। ये आंसर आ गया। इसका मतलब है 22 कैरेट गोल्ड है 91, 2/3% प्योर। मतलब इतना प्योर है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहता है। गोल्ड कभी भी, एक चीज आपको बता दे, गोल्ड कभी भी प्योर गोल्ड को मोल्ड करके कोई भी ज्वेलरी बनाना, वो बहुत टफ पार्ट है। तो इसलिए उसमें कुछ मिलाना पड़ता है, जैसे कॉपर, उसमें बाइंडिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए गोल्ड एकदम प्योर नहीं होता। थोड़ा सा कॉपर बाइंडिंग करने के बाद गोल्ड थोड़ा मजबूत बनता है। तो गोल्ड को मोल्ड कर सकते हैं हम लोग, किसी भी शेप दे सकते हो। तो इसीलिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में ज्यादा यूज होता है। 24 कैरेट गोल्ड, जो आप गोल्ड का प्लेट देखते हो, एक जो बार देखते हो, वो बार जो होता है वो 24 कैरेट गोल्ड का बार आता है। ठीक है, तो ये दो चीज अलग है। ज्वेलरी में ये 24 कैरेट गोल्ड से बनेगा नहीं, तब आपको 22 कैरेट गोल्ड में जाना पड़ेगा। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड में कोई ज्वेलरी बनाते हो तो वो टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 25 सम की ओर। इन ए क्लास ऑफ 50 चिल्ड्रेन, 10% आर टेकिंग पार्ट इन ए ड्रामेटिक्स, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर नॉट टेकिंग पार्ट। ड्रामेटिक्स मतलब एक ड्रामा में पार्ट लिया है 50 चिल्ड्रेन में से 10। तो एक काम करते हैं, ड्रामा में कितना पार्ट लिया है पहले निकाल लेते हैं। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टेकिंग पार्ट इन ड्रामा, देख लेते हैं कितना आता है। ड्रामा में टेकिंग पार्ट कर रहा है 10%, 50 का 10%, तो 50 इंटू 10%, मतलब 10%। तो आंसर आ जाएगा 50 इंटू 10/100। चलिए वैल्यू आ गया 0, इसका मतलब आंसर आया 5। तो 5 चिल्ड्रन ने टेकिंग पार्ट किया ड्रामा में, तो कितना चिल्ड्रन टेकिंग पार्ट नहीं किया, नॉट टेकिंग पार्ट। आंसर है 50 - 5। तो देयर फोर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर नॉट टेकिंग पार्ट इक्वल टू 50 - 5। बहुत आसान सम है, 45 आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान सम है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला है, एमसीक्यू नहीं है, लेकिन छोटा क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। ए पुडिंग इज मेड ऑफ 400 ग्राम शुगर, 200 ग्राम ऑफ एग्स, 800 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 100 ग्राम ऑफ ड्राई फ्रूट्स। व्हाट परसेंट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन द होल पुडिंग। मतलब एक पुडिंग है, पुडिंग पता है आपका, मम्मी बनाती होगी। तो पुडिंग में 400 ग्राम शुगर की जरूरत पड़ती है, और 200 ग्राम का एग्स लगता है, 800 ग्राम का फ्लावर लगता है, और 100 ग्राम का ड्राई फ्रूट्स। तो एक काम करते हैं, टोटल वेट ऑफ पुडिंग निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं टोटल वेट, या फिर वेट, हाँ, वेट ऑफ पुडिंग।
तो पुडिंग का वेट देख लेते हैं, सबको ऐड कर लेंगे। तो 400 है हमारे पास, प्लस है 200, प्लस है 800, प्लस है 800 के बाद 100। तो देख लेते हैं कितना ग्राम आ रहा है। 400, 200, 600, 600 है 700, 700 है 800, 1500। तो 1500 ग्राम हो गया हमारा टोटल पुडिंग। इनमें से शुगर कितना है हमारे पास? 400 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ शुगर हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर इक्वल टू 400 ग्राम। आ गया। देयर फोर परसेंटेज ऑफ शुगर, परसेंटेज भी लिख दीजिए या फिर परसेंटेज ऑफ शुगर पूरा लिखना पड़ेगा इन पुडिंग। देख लेते हैं कितना आएगा। तो शुगर कितना है? 400 होल डिवाइडेड बाय 1500, टोटल पुडिंग है इनटू 100%। चलिए कर लेते हैं इसको। पहले 0 0 चला गया, 5 से ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20। तो 80/3% आ रहा है हमारा आंसर, 80/3%। चलिए इसको परसेंटेज कर लेते हैं। 80/3 का मतलब कितना होगा? 3 से करेंगे 2 आ गया, फिर आ रहा है 226, 2/3%। मतलब आ गया हमारा आंसर 26, 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। 80/3% आंसर आया हमारा, परसेंटेज ऑफ शुगर इन पुडिंग। चलिए हो गया आंसर। ये बहुत आसान सम है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की ओर। तो नंबर 27 सम है, आउट ऑफ 50 एप्पल्स 20% वेर ईटन एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग वेर रॉटन, और फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट। इसका मतलब है 50 एप्पल है, 50 एप्पल्स है, उसमें 20% एप्पल हमने खा लिया है और 20% एप्पल है जो खराब हो गए। तो कितने एप्पल बच जाते हैं? तो लेफ्ट कितने एप्पल है? तो चलिए निकालते हैं पहले। तो एक काम करते हैं, पहले ईटन एप्पल है, नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 50। एक काम करते हैं, ईटन एप्पल्स कर लेते हैं। 50 का 20%, माने 50 इंटू 20/100। आप 0 0 0 0 देखिए 10 एप्पल्स, इसका मतलब 10 एप्पल्स ईटन हो गया। तो रिमेनिंग एप्पल कितना है? रिमेनिंग एप्पल्स 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। अब 40 में से 20 एप्पल्स रॉटन हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे रॉटन एप्पल्स। 40 में से 20%, मतलब 40 इंटू 20/100। चलिए 2 0 गया, इसका मतलब आंसर आया 8। 8 एप्पल्स रॉटन हो गया। एप्पल कितना बचा था? 40, उनमें से 8 गया, तो बचा कितना? 40 माइनस 8, देयर फोर रिमेनिंग एप्पल। या फिर रिमेनिंग लिख दीजिए, वो लेफ्ट एप्पल और रिमेनिंग एप्पल सेम ही है। रिमेनिंग एप्पल्स इक्वल टू 40 माइनस 8 इक्वल टू 32। तो 32 एप्पल हमारे पास बच गए। ठीक है। तो इस हिसाब से ये चारों सम अभी हमने जो किया बहुत आसान सम था। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 28 सम है, an alloy weight 350 gram and is made up of the three metals A, B and C. If in the alloy metal A is 50 gram and metal B is 40% of the weight of the alloy, find the percentage of the metal C in the alloy. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक एलॉय है जिसका वेट दिया हुआ है 350 ग्राम। वो 3 मेटल से बना हुआ है, ए, बी और सी। ये 3 टाइप का मेटल है, जिनमें से ए मेटल का वेट दिया हुआ है 50 ग्राम, बी मेटल का वेट नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है 40%। इस हिसाब से बता रहा है कि सी मेटल का परसेंटेज आप फाइंड आउट करें। तो सी मेटल का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें सी मेटल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वेट कितना है, उसके बाद सी मेटल को हम लोग परसेंटेज का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए सम को करते हैं। तो पहले वेट ऑफ एन एलॉय 350 ग्राम। तो चलिए वेट ऑफ मेटल ए
50 ग्राम weight of metal B। क्या दिया हुआ है? 40% ऑफ 350 ग्राम। तो 40% ऑफ 350 ग्राम टोटल मेटल का वेट का। तो 40% है 40/100 इंटू 350। अब 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया 140 ग्राम आ गया। अब यहाँ पर 50 ग्राम और 140 ग्राम को ऐड करके टोटल ग्राम से अगर माइनस कर देते 350 ग्राम से, तो हमारा सी का जो वेट है वो आ जाएगा। तो देयर फोर वेट ऑफ मेटल सी, देख लीजिए पहले इनका मेटल बी का और मेटल ए का वेट को ऐड करते हैं टोटल वेट से माइनस। इसका मतलब है टोटल वेट है 350 ग्राम, वहां से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 50 ग्राम प्लस 140 ग्राम ऐड कर लिए और दोनों को माइनस कर दिए। कर्ली ब्रैकेट या फिर सेकंड ब्रैकेट देके आप काम कर सकते हैं। तो 350 माइनस दोनों का वैल्यू कितना आ रहा? 190। 190 से 350 माइनस होगा, कितना आएगा? 160 ग्राम। आ गया हमारा आंसर। अब फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ मेटल सी। परसेंटेज ऑफ मेटल सी, तो मेटल सी का वेट कितना है? 160। टोटल वेट कितना है? 350 ग्राम। तो 160 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100%। तो चलिए 0 0 कैंसिल करते हैं, 5 से इसको काटते हैं, ये 20, ये आ गया 7। 20 से 16 आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 7%। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा? 7 से जाएगा तो 4 आएगा। 428 40, इसका मतलब 535 5/7% आ गया। 45 5/7% आ गया परसेंटेज ऑफ मेटल सी। मेटल सी का परसेंटेज है, इस हिसाब से हमने वैल्यू को निकाल लिया। तो बहुत आसान सम था। पहले हमारा क्या दिया हुआ था? एलॉय का टोटल वेट दिया हुआ था, उनमें से वेट ए का, ए मेटल का वेट दिया हुआ है और बी मेटल का था परसेंटेज, उससे हमने वेट निकाल लिया। इसके बाद ए मेटल और बी मेटल का वैल्यू जोड़ के वैल्यू को हम लोग ऐड किए और वहां से हम लोग 350 से माइनस कर दिए, जिससे हमें वेट ऑफ सी मेटल का वैल्यू मिल गया। अब सी मेटल का जो वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल वेट मतलब एलॉय का वेट 350 ग्राम, उसको किए इंटू 100%, कैलकुलेशन करके हमारा परसेंटेज ऑफ मेटल सी का वैल्यू आ गया। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 29 सम है, द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज ₹20,000, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड इज 8% ऑफ द सैलरी, of the remaining salary he spent 10% on house rent and 20% on education of the children. How much is the provident fund deducted? How much does he spend on the house rent and on education? इसका मतलब है एक पर्सन है जिसको टोटल सैलरी मिलता है 20,000, उसका प्रोविडेंट फंड से 8% डिडक्शन होता है। प्रोविडेंट फंड के बारे में बता दे, प्रोविडेंट फंड है जो लोग जॉब करते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी, उसका 8% या फिर 10% के हिसाब से उसका पैसा सैलरी को काट लिया जाता है। बाद में जब वो रिटायर करते हैं उसका एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी वो लोग देते हैं, उसके बाद एक लमसम मनी उसको रिटायरमेंट के वक्त मिल जाता है। ठीक है, तो कभी भी किसी का भी सैलरी जो लिखा रहता है वो सैलरी हाथ में आता नहीं है, उसका डिडक्शन बहुत कुछ होता है। प्रोविडेंट फंड नहीं, ऐसे में LIC ये सब बहुत कुछ रहता है, तो उस सब से पैसा सारे कट जाते हैं। तो कट के जो पैसा आते हैं वही पैसा उसके हाथ में आता है, वो पैसा को वो खर्च करता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रोविडेंट फंड में 8% डिडक्शन है, उसके बाद जो मनी उसका पास आया वही उसका ओरिजिनल सैलरी है। वो सैलरी से वो 10% अपना हाउस रेंट में खर्चा किया और 20% ने एडुकेशन, एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में उसका वहाँ एक्सपेंसेस हो गया। तो हमें यहाँ पर निकालना होगा कि प्रोविडेंट फंड में कितना डिडक्शन हुआ, मतलब कितना काटा पैसा, गया कितना, और कित हाउस रेंट में उसको कितना पड़ा, और एडुकेशन में भी उसका कितना एक्सपेंसेस हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं, चलिए सम शुरू करते हैं। सैलरी ₹20,000 है। अब इसके बाद प्रोविडेंट फंड कर लेते हैं। देखते हैं डिडक्शन कितना हुआ। प्रोविडेंट फंड है 8% ऑफ ₹20,000 टोटल सैलरी का। तो 8%, 8/100 इंटू 20,000,
चलिए 2 जीरो गया, आंसर आया 1600। तो 1600 हो गया उसका प्रोविडेंट फंड, ये मनी डिडक्शन हो गया। ये मनी डिडक्ट करके 20,000 से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जो वैल्यू आएगा वो उसका सैलरी है। तो इसका मतलब है रिमेनिंग मनी, या फिर बैलेंस लिख सकते हैं, रिमेनिंग मनी ₹20,000 माइनस 1600, दोनों का माइनस करेंगे कितना आएगा? तो यहाँ पर 400 आ गया, 2000 माइनस 18,400 आ गया। अब इसके ऊपर उसको हाउस रेंट देना है, कितना है? 10%। तो हम लोग लिखेंगे हाउस रेंट 10% है, तो 10% ऑफ ₹18,400। चलिए इसका वैल्यू कर लेते हैं, 10/100 इंटू 18,400, सामने रुपीज दे दीजिए, 0000 आगे आंसर हमारा 1840 रुपीज 1840, ये आ गया हमारे हाउस रेंट। इसके बाद निकालेंगे हम लोग एडुकेशन, देख लेते हैं एडुकेशन में कितना आता है। तो एडुकेशन में, एडुकेशन वाला ऑफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहे, 20% दिया हुआ है, इसका मतलब है ₹1840 इंटू 20/100। तो 2 जीरो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, ये गया ये गया और ये गया ये गया। तो यहाँ पर हम लोग 1840 है, इसको डबल कर दीजिए, 1840 होगा डबल उसका 3680। तो ये आ गया हमारा आंसर। एडुकेशन में उसका एक्सपेंसेस हुआ है 3,680 रुपीज, और हाउस रेंट उसको पड़ा है 1,840 रुपीज, और उसका जो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है वो है 1,600 रुपीज। हो गया। तो सम को इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करना है। सम देखने में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सम में खास जान नहीं है, ठीक है। तो आप इस सम को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसका वैल्यू निकालिए, आसानी से सम बन जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 30 सम है, ए गर्ल डज 25% ऑफ आवर होमवर्क इन द मॉर्निंग एंड 45% ऑफ द होमवर्क इन द इवनिंग, व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क स्टिल लेफ्ट? ठीक है। तो ये बहुत आसान है, 25% उसने मॉर्निंग में होमवर्क किया और 45% उसने इवनिंग में किया। अब कितना उसका होमवर्क बच गया है, तो उसको निकालना है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, टोटल होमवर्क, या फिर टोटल वर्क भी लिख सकते हैं, टोटल होमवर्क इक्वल टू 100%। आप कितना होमवर्क लेफ्ट हुआ है, तो देयरफॉर एकदम डायरेक्ट निकाल लीजिए, वर्क लेफ्ट इक्वल टू 100 माइनस, दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, 25 मॉर्निंग में 45 इवनिंग में, दोनों को प्लस कर दीजिए और बाहर परसेंटेज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो गया। तो हम लोग आंसर है 100 माइनस, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, देख लीजिए 70, आंसर हो गया 30%। तो 30% वर्क स्टिल लेफ्ट है, अभी 30% का होमवर्क उसने नहीं किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत आसान सम है। चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, नंबर 31 देख लेते हैं। ए बाईसाइकिल कॉस्ट ₹800, बाईसाइकिल का दाम है 800, आफ्टर 6 मंथ इट्स वैल्यू बिकेम 650, मतलब उसका दाम घट गया 6 महीने बाद। ऐसा होता ही है, हमेशा मशीन में डिप्रिसिएट होता है, मैंने वैल्यू गिरता है, रिड्यूस होगा। बाय व्हाट परसेंट हैज द प्राइस डिक्रीज, अब प्राइस कितने परसेंटेज में डिक्रीज किया निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस ये वैल्यू है ₹800, और हमारे पास जो है रिड्यूस प्राइस, वो कितना है, ₹650। अब देख लेते हैं डिक्रीज वैल्यू, देयरफॉर डिक्रीज वैल्यू, या फिर वैल्यू डिक्रीजेस, डिक्रीज वैल्यू डिक्रीज कर दिए, डिक्रीज वैल्यू हो गया ₹800 से हम लोग 650 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर ₹150।
अब 150 कितने से हुआ है, टोटल ओरिजिनल वैल्यू से देखना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 800। अब देख लेते हैं कि उसका परसेंटेज कितना आएगा। देयरफॉर डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट मतलब है जो वैल्यू डिडक्शन हुआ वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100%। चलिए वैल्यू कर लीजिए, 0 0 कट गया, 8 से काटेंगे इसको तो ज्यादा कटेगा तो है नहीं, 2 से ही जाएगा, ये 4 और ये हो गया 75, 75/4। चलिए इसको कर लेते हैं, 4 से जाएगा 1 टाइम, फिर 35, 4 8 सर, उसके बाद आ रहा है 35 32 मतलब 3/4। तो 18 3/4% उसका वैल्यू डिडक्शन हुआ है, मतलब डिक्रीज किया, उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज हुआ है 18 3/4%। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। सब आसान सम है, आप कर सकते हो, बहुत आसान सम है, इससे टफ सम हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नंबर 32 सम है, ए लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स वाज मेजर्ड 1.55 मीटर्स बाय मिस्टेक्स, फाइंड द एरर। इसका मतलब एक लाइन है जिसका ओरिजिन एक एक्चुअल वैल्यू है 1.5 मीटर, जिसको बाय मिस्टेक्स वैल्यू आ गया 1.55 मीटर्स। ठीक है, तो एरर आ गया, तो एरर का परसेंटेज निकालना है। तो पहला है हमारा एक्चुअल लेंथ, ये वैल्यू है 1.5 मीटर्स का, और रॉन्ग लेंथ, इसका वैल्यू है हमारे पास 1.55 मीटर का। ठीक है, तो एरर देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो एरर दोनों को माइनस करेंगे, 1.55 माइनस 1.5, 1.5 है, आगे आप जीरो बैठा दीजिए तब हो जाएगा आंसर आपका। तो आंसर आ रहा है 0.05 मीटर। आप एरर परसेंटेज निकाल दीजिए, एरर परसेंटेज कितना आ रहा, तो एरर का वैल्यू होल डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल लेंथ है उसका वैल्यू, एक्चुअल लेंथ से ही होगा, एरर से नहीं होगा, रॉन्ग लेंथ से नहीं होगा, एक्चुअल लेंथ इंटू 100%। अब एक काम कीजिए, यहाँ एक जीरो दे दीजिए, दो के बाद पॉइंट है दोनों का, दो के बाद पॉइंट को हटा दीजिए, हो गया बात खत्म। अब यहाँ पर हम लोग जीरो से जीरो को काट सकते हैं, और 5 से इसको काटेंगे तो 3, आंसर हो गया 10/3%। दैट मीन्स 3 1/3%। तो ये हो गया हमारा एरर परसेंटेज 3 1/3%। ठीक है, तो बहुत आसान सम था। अब इसके बाद आते हैं नंबर 33, ये बहुत आसान है, इससे पहले हम करा चुके, फिर भी हमने छोटा छोटा पार्ट से दिया, अगर एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का आ जाता है, इसलिए इस हिसाब से सम को दिया गया है। तो यहाँ पर नंबर 1 सम दिया है, क्या दिया हुआ है, इंक्रीज ऑफ 80/25%। तो उसको डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोगों को पता है कैसे करना है, पहले इंक्रीजेस नहीं निकालेंगे, एक ही बार में निकालेंगे इंक्रीज्ड वैल्यू। इससे पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी का भी इंक्रीज्ड वैल्यू आपको करना है तो 100 के साथ उसको ऐड कर देना होता है। तो 100 प्लस 25 परसेंटेज कर दीजिए, इसके बाद 80 इंटू 125/100 आ गया। अब 100 से 125, 25 से जाएगा 5, ये हो गया 4, 4 से इसको काटिए, ये आ जाएगा 20, 20 इंटू 5 100, आंसर आ गया। पहले वाला आंसर आ गया, इंक्रीज वैल्यू हो गया 100। फिर दूसरे वाला करते हैं, दूसरे वाला वैल्यू है हमारे पास डिक्रीज वैल्यू, तो एक ही बार में हम लोग डिक्रीज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिक्रीज्ड वैल्यू, तो डिक्रीज वैल्यू करने के लिए क्या किया जाए, 100 प्लस किए थे, अब 100 माइनस करेंगे, तो हमारे पास है 60 का डिक्रीज वैल्यू चाहिए 10%, डिक्रीज बाय 60/10%। तो 10% इसका डिक्रीज करते हैं, तो 100 माइनस 10%, तो आ गया 60 इंटू 90/100। तो चलिए दो जीरो चल गए, 9 6 are 54। तो ये हो गया हमारे आंसर 54, डिक्रीज्ड वैल्यू आ गया 54। ठीक है, एक ही बार में आंसर हमने निकाल दिया है, पार्ट बाय पार्ट नहीं किया, पहले डिक्रीज वैल्यू फिर दोनों को माइनस, ऐसा नहीं किया। इंक्रीज में भी पहले हमने इंक्रीज कराया फिर दोनों को माइनस, ऐसा नहीं किया, हमने एक ही बार में इंक्रीज कर दिया, एक ही बार में हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 34 सम है, ए नंबर फर्स्ट डिक्रीजेस बाय 60%, then again decreases by 80%. Find the percentage decreases on the whole. इसका मतलब है एक नंबर है जिसको पहले 60% डिक्रीज किया गया, उसके बाद उसको 80% और डिक्रीज किया गया, उसके बाद
उस नंबर को डिक्रीज कितना हुआ है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह से पहले ऐसे ही फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता था। पहले पहले दिखाया जाता था कि अगर 50% डिस्काउंट है, उसके बाद दिखाया जाता था 40% अगेन डिस्काउंट है, फ्लैट डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। तो हम लोग समझते थे कि 90% डिस्काउंट है हुआ शायद, लेकिन 90% डिस्काउंट नहीं होता है। पहले 50% डिस्काउंट, उसके बाद उस जो बचा रिमेनिंग पार्ट उसका 40% डिस्काउंट, तब हमको पता चलता है कि वैल्यू कितना आया। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्या करना है। तो पहले एक काम करते हैं, नंबर को लेट कर लेते हैं 100। लेट द नंबर, लेट द नंबर बी 100। चलिए 100 कर लिए। इसके बाद डिक्रीजेस वैल्यू कितना है 60%। तो एक काम करते हैं, डिक्रीज 60%, देयरफॉर डिक्रीज्ड वैल्यू। चलिए डिक्रीज वैल्यू क्या होगा 100। इससे पहले बता चुके हैं हम। 100 से अगर डिक्रीज करना है, 100 से माइनस होगा, 100 माइनस 60, जो वैल्यू आएगा वो डिक्रीज वैल्यू एक ही बार में हो जाएगा। तो 100 इंटू आ जाएगा 40, 40/100। तो 100 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 40। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज वैल्यू। अब इस 40 के ऊपर भी हमें 80% डिस्काउंट और देना है। तो चलिए इसको भी करते हैं, अगेन डिक्रीज, अगेन डिक्रीज कितना है, वो है 80%। अब चलिए, नाउ डिक्रीज्ड वैल्यू, चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। डिक्रीज्ड वैल्यू है 40 के ऊपर डिक्रीज करना है 80, मतलब 100 माइनस 80 फिर से करना है। जो वैल्यू बचेगा वही होगा। डिक्रीज का मतलब है 100 माइनस, और इंक्रीज का मतलब है 100 प्लस। तो 40 इंटू 20/100, 0 0 कैंसल, आ गया 4 2 जा 8। इसका मतलब जो बचा वैल्यू है वो है 8। वैल्यू था क्या 100, बचा क्या 8। कितना डिक्रीज हुआ 100 माइनस 8, 92%। देयर फोर डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 8% इक्वल टू 92%। आ गया आंसर। तो इस हिसाब से इस सम को हमने कर लिया। तो ये था हमारा परसेंटेज का आखिरी सम। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपसे। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हमारा राइट है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिसको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।